नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मौजू मामलात, हालात, वाक़यात बदल रहे हैं और इसी दरमियान पाकिस्तान को महसूलात का एक बहुत बड़ा टारगेट मिल गया है। प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत सारे आवाज़ें उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। मसला ये है कि इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं जड़ तक आपके सामने पहुंचता हूं कि महसूलात का यानी रेवेन्यू टारगेट मीट क्यों नहीं हो रहा और इतने अरसे से सियासत क्या चल रही है। देखें, ये बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, ये बड़े शाने होते हैं और आप बड़े वो होते हैं सीधे। तो बुनियादी बात यह है कि आप लोग सीधे लोग हो और ये बहुत शाने हैं। तो इन लोगों को अपना काम करने का तरीका पता है। जब आप टैक्स नादहिंदा के ऊपर हाथ डालते हो, ये आपकी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं। एग्रीकल्चर 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 एग्रीकल्चर। अब क्या होता है, आप हो जाते हो परेशान। वो भी सेक्टर टैक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आ गए इंडिविजुअल इनकम टैक्स के ऊपर, पड़ गए किसके, इंडिविजुअल इनकम टैक्स के पीछे। इंडिविजुअल इनकम टैक्स कलेक्शन इतनी है नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स कलेक्शन इतनी है नहीं, उसको उसके पीछे हमें लगाया हुआ है। हम बच्चों की फीस पकड़ लेंगे, हम तुम्हारा बाहर का टिकट पकड़ लेंगे, हम हज उम्रे के अलावा तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। मतलब इस तरह की हरकतें ना, जो देखें जिसका जितना जहन होगा, जितना ज़र्फ होगा, उतना खेलेगा आपके साथ। और ये ज़र्फ देखें, ये बेसिकली अब मैं कहना नहीं चाह रहा, वरना आप लोगों को बहुत ज़ोर का झटका धीरे से लगेगा, क्योंकि आप लोगों का आईक्यू लेवल बहुत लो है, लेकिन क्लेवर आप बहुत हो। बहैसियत कौम हम लोग बहुत चालाक हैं, लेकिन अक्लमंद और ज़हीन नहीं है। बुरा ना मानना यार। आपकी ईजाद क्या है पिछले 70 साल में, 75 साल ईजाद क्या किया आपने? एक बात मुझे बताएं जो ईजाद की हो आपने। चिंची तक आपने बाहर से मंगवाई है। आप बुरा मान गए ना, लगी ना जोर से, बस लगती है। इसीलिए मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि देखो आप में इतनी जुर्रत नहीं है। सबसे अहम जुर्रतमंद आदमी वो है जो अपनी बुराई सुन ले। मैं मीडिया को सलाम पेश करता हूं, क्योंकि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जो फोर फ्रंट के ऊपर है। हम लोग अपनी ऐब बुराई सब सुनते हैं। फेसबुक पे अंकल को देखे ना, आंटी ने कितना मारा कल। ये आंटी को तो कुछ नहीं कह सके, लेकिन मुझे देखेंगे ना फेसबुक के ऊपर तो 2-3 चीज़ें लिख देंगे जो घर में बोलनी नहीं चाहिए उन लोगों को जिनके आगे बेटा बेटी हों, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली बात यह है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हो क्या रहा है, मामलात क्या हैं। फिर उसके अलावा बात यह कि अब आ जाते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर। टैक्स कौन नहीं दे रहा, आए उसके बारे में मुख्तसरन 30 सेकंड में आपसे बात करते हैं। टैक्स दे कौन नहीं रहे, यकीन करें मुलाजमत पेशा लोग जो हैं टैक्स चुरा के भी क्या कर लेंगे, उनकी तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत है। फल वाला, सब्जी वाला, पथारे वाला, हाँ, दूध दही बेचने वाला, इनके प्रॉफिट पता है कितने हैं? आपको पता है प्रॉफिट कितने हैं? आप अपना काम छोड़ दोगे, ये बंटी भाग जाएगा यहां से कैमरा छोड़ के, अगर इसको पता लग जाए दूध वाला कितने कमाता है। वो पता है दूध वाला कितना कमाता है? औरंगजेब भाई जा रहे हैं बाद में, हाथ में डोलू पकड़ के, नहीं भाई अभी नहीं, शो के बाद। ये अभी से ही दूध वाले बनने के लिए चले गए। ये देखो ना, ये इनकी वो है उजलत में रहते हैं लोग। फल सब्जी वाला आज MBA से ज्यादा पैसे कमा रहा है आपके मुल्क के अंदर। एक फल की रेडी वाला कम से कम दिन के 2 से लेकर 6,000 रुपए बचत करके जाता है। इलाकों वाला जो इलाकों में काम कर रहा है, जो बर्गर पप्पू इलाकों के अंदर है, वो तो छोड़ दो, वो कितना कमा रहा है। तो उनको पकड़ना है यार, आप समझा करो ना, नहीं समझोगे आप। खैर छोड़ो, अब इस मौजू से आगे निकलते हैं और इसी मौजू को एक मुख्तलिफ पैराए में देखते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि एक इक्तिसादी माहिर हैं। आगाज़ उनसे इस मौजू पे कर लेता हूं, फिर मौजू बदल दूंगा। वेलकम करता हूं शो में आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। मेरे ख्याल एहसन मेहनती साहब की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन मैं अपना मौजू मुकम्मल कर लेता हूं तब तक, जब तक उनसे रब्ता होता है। बात कुछ ऐसी है कि देखें, आप समझने की कोशिश करें नाज़रीन। इस वक्त फोकस करना है अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करने के लिए। इसमें टैक्स रेवेन्यू भी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। टैक्स रेवेन्यू टारगेट को मीट करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोर्सेज क्या हैं। आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी का साइज आपकी एक्सपोर्ट मार्केट से ज़्यादा बड़ा है, नहीं पता था आपको? देखें, जब आपका ये डिस्को बंद होगा ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप नाचना बंद कर दें, यकीन करें, और ज़रा थोड़ा सा सब्र के साथ सोचें कि मैं क्या बात कर रहा हूं। देखें, समझने की कोशिश करें। मईशत अच्छी है बुरी, ये सेपरेट क्वेश्चन है। आई एम ए साइंटिफिक रिसर्चर, मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी का साइज क्या है।
मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी का साइज जो है इट इज मच बिगर देन माय एक्सपोर्ट मार्केट। एम आई फोकसिंग ऑन इट? ये जो हमारे मुल्क की आबादी जो तकरीबन 25 करोड़ है, या हो गई होगी या हो जाएगी, आप मुझे सच बताएं, क्या इन्होंने रोटी नहीं खानी? रोटी खानी है। आटे का कारोबार करने वाला फुल डॉक्यूमेंटेड है? नहीं है ना? मैं नहीं कह रहा भाई, ये कल बताया मौसूफ ने, बोला है कि सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि खुद को अमीर जाहिर कर रहे हैं। एहसन मेहनती साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम करता हूं आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, मैं एक बुनियादी सवाल से शुरू करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल चेयरमैन FBR साहब ने भी कहा और भी मुख्तलिफ ज़राए से हमें पता लगा कि जो लोग टैक्स पेयर हैं या जिन लोगों ने दस्तावेजी तौर पर अपनी जायदाद जाहिर की है, उनमें से सिर्फ मुट्ठी भर लोग यानी चंद लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हमारे मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर अमरीकी सिस्टम के हिसाब से मिलियनेयर कहा जा सके। तो मेरा दिल तो मानने को तैयार नहीं, उनका भी दिल मानने को तैयार नहीं, लेकिन पकड़ आप छोटे छोटे लोगों को रहे हैं। चौकीदार जा रहा है बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो उससे डिक्लेरेशन ले रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हार्म कर रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स जो फाइलर्स हैं और वो ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे फाइलर्स हैं वर्थ ज्यादा है या जिनकी वर्थ ज्यादा है वो अपनी कम वर्थ शो कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर वो टैक्सेशन अथॉरिटीज खुद भी उसको मैनेज करें ना। लाइक इंस्टेड ऑफ ये कि मीडिया के अंदर ये अपडेट दें कि ये ये लो फाइलर हैं या लो वेल्थ फाइलर हैं, तो जाहिर है उसको प्रोब भी करें ना। प्रोब का मतलब ये कि उनको चैलेंज करें, चैलेंज करके उनके रिटर्न्स को जो है रिवाइज करवाएं, रिवाइज करवाने के बाद उसको जाहिर है वो सारी चीजें भी तो जो है वो एक्साइज, सिर्फ हम रोते तो नहीं रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज है तो इसको पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, डोमेन में। इसको जो है वो खुद ही आप उसको करेक्ट करें और देखें कि भाई इसके जो दिखाने की जो कॉस्ट है, जाहिर है अगर कोई चीज हमने 1947 के अंदर खरीदी है तो जाहिर है उस वक्त वो चंद टकों की वो जमीन थी और आज के दिन वो बिलियंस की जमीन है। तो आई थिंक कि हमें बहुत सारे रेशनल देखने पड़ेंगे कि फाइलर ने जो है वो अपनी कॉस्ट प्राइस पर दिखाई होगी, आज कोई सेल प्राइस पर तो उसको नहीं दिखाएंगे ना वो। तो कहने का मकसद ये कि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कम प्राइस यानी कि कम लो रिटर्न फाइल करने के, और भी इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लोग जाहिर है वेल्थ टैक्स को भी अवॉइड करते हैं जो एक वक्त में इस मुल्क में लगा था, और जाहिर है आगे भी जाकर FBR शो कर सकता है कि वेल्थ टैक्स लेकर आए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के अंदर काफी मोहतात रहते हैं कि वो पूरी तरीके से अपनी वेल्थ नहीं दिखाते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जो कि प्राइवेट इशू है, और इसके अंदर जो है अगर किसी की वेल्थ वो ये समझते हैं कि ज्यादा है और अगर वो उसको करेक्ट कराना चाहते हैं तो उनके पास तमाम अथॉरिटीज हैं कि उसको वो चैलेंज करें। बट बिसाइड्स द फैक्ट, मैं ये समझता हूँ कि जो भी फाइलर है अगर उसने कम भी फाइल किया है तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसकी कॉस्ट बहुत कम थी जब उसको वो प्रॉपर्टी मिली और आज उसकी प्राइस बढ़ गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, मैंने बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तज्ज़िया भी किया है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ, मतलब इन अदर वर्ड्स रिव्यू किया है। उसमें मैंने ये देखा है कि दुनिया भर के अंदर जो बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं वो लार्ज कॉरपोरेशंस और कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, तो दे आर इन द टॉप लिस्ट ना। इंडिविजुअल्स का तो बहुत बाद में नंबर आता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने जितना अपना मुताला किया उसमें मुझे ये पता लगा है कि हाई नेटवर्थ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन लार्ज कॉरपोरेशंस आर द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स। एम आई करेक्ट और नॉट? देखिए, करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लार्ज कॉर्पोरेशन जाहिर है वो कॉर्पोरेशन ही होते हैं, जाहिर है उसके अंदर बहुत सारे लोगों की वेल्थ जमा होकर वो एक कॉर्पोरेशन बनता है। तो कॉर्पोरेशन का तो मतलब ही ये है कि कोऑपरेट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो जाहिर है उसकी साइज बड़ी होती है। इंडिविजुअल की साइज इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। तो जाहिर है ये तो पूरी दुनिया का नॉर्म है, और इसके एक रीजन ये भी है कि कॉर्पोरेट लेवल पर बहुत टैक्सेशन की मराहतें इससे पहले मिलती आती हैं, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर आपकी इनकम होती है, उसके साथ एक्सपेंस भी अलाउ होता है कॉर्पोरेट लेवल पर। तो जाहिर है बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट यानी कि उनकी जो वेल्थ है वो कॉर्पोरेशन में रहे, क्योंकि उसको काफी ज्यादा टैक्स मराते मिलती हैं। इंडिविजुअल को एक्सपेंसेस जो है वो आप अपने नहीं राइट ऑफ कर सकते अपने टैक्स रिटर्न के अंदर, आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। एक्सपेंसेस आपको कोई राइट ऑफ के लिए मिलते नहीं है, एज एन ऑप्शनल के वो आप अपने एक्सपेंस को डिडक्ट करें इनकम से और फिर नेट टैक्स भरें। तो ये पूरी दुनिया के अंदर अलाउ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सैलरीड क्लास है वो मेन सैलरी पे टैक्स देता है, उसको कोई अलाउंस नहीं होता सैलरी के
अगेंस्ट में, और जिससे पहले अलाउंसेस होते थे वो भी सारे अलाउंसेस अब मेडिकल अलाउंस था वो भी अब इस वक्त टैक्सेबल है। तो कहने का मकसद ये कि हमने सारे उसके रास्ते सारे बंद करके और एक कमरे में बंद करके उस पर फुल 50% टैक्स लगा दिए। तो वो तो एक अलग सिचुएशन है, बट जाहिर है अभी इस वक्त भी फेवरेबल जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पर है कि एक कंपनी होती है वो उसकी टैक्सेशन काफी कदरन बेहतर होती है एक इंडिविजुअल टैक्सेशन से। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे मालूम करनी थी कि जो मैंने वेल्दीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड के पोर्टफोलियोज़ देखें, तो वेल्दीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो हैं उनके पोर्टफोलियोज़ कोई मतलब उसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो उनकी कंपनी के शेयर्स होते हैं। और जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, चाहे वो आप हिंदुस्तान के रईस तरीन अमीर तरीन लोगों को देख लें या अमेरिका के देख लें, बरतानिया के देख लें, इस तक के जापान, जर्मनी, यूरोप के सारे अमीर तरीन, इवन के चाइना के, तो अपनी कंपनी के शेयर्स बुनियादी तौर पे उनका असासा होते हैं जिनको छुपाया जा ही नहीं सकता। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है, शेयर्स भी होते हैं और प्रॉपर्टीज भी होती हैं और फिर उसके बाद दीगर भी जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं जैसे गोल्ड, कॉइन, सारी, या आजकल तो क्रिप्टो करेंसी आती है वेल्थ रिटर्न पे। तो ग्लोबली तो जाहिर है आप देखें कि एलॉन मस्क की जो मेजर वेल्थ है अब वो उसके अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन क्रिप्टो करेंसी का भी है। तो अब ये तो जो है तमाम जो है उसमें चीजें आती हैं, जिस तरह से आपने कहा कि शेयर प्राइस भी आती है और जिस तरह से उसमें प्रॉपर्टी प्राइसेस भी आती हैं और रियल एस्टेट फंड हैं उनकी यूनिट प्राइस भी आती है। तो ये तो सारी चीजें जो है वो दुनिया भर के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर देना चाहूँगा जो हमारे लोगों की नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन इसके लिए वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब शीजा फातिमा साहिबा की भी बड़ी कोशिशें हैं। वो ये कि आपको पता होगा कि डिजिटल नेशन के नाम से हमने एक बाकायदा कवायद व ज़वाबित का जो है वो एक मजमुआ जो है पास करवा लिया है और अब हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे। आपके ख्याल से ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे, उसमें इनको स्टेक होल्डर्स को आज से ही इन्वॉल्व नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये नई जनरेशन की चीज़ है। और दूसरी बात ये कि आप जैसे रिलेटिवली यंगर लोगों को एज ए स्टेक होल्डर इन्वाइट करें, ना कि बाबों को। क्या कहते हैं? देखें, यू आर राइट कि ये होना चाहिए, लेकिन देखें इतनी ज्यादा इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, इतनी ज्यादा इसके अंदर इतने ज्यादा इसमें जो है वो कनेक्शंस इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व है कि जाहिर है नॉर्मली प्रोफेशनल्स अवॉइड करते हैं ये पॉलिसी मेकिंग को, क्योंकि उसके अंदर जाहिर है ये गवर्नमेंट भी अगर आप देखें तो ये बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने मुस्तैद पीडीएम बनाई फॉर एग्जांपल। तो ये पूरी मूवमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं, सबके अपने कंसर्न्स होते हैं, फिर ये मामला पार्लियामेंट पे जाता है, वहां पर अपनी कमिटीज हैं। तो आई थिंक कि वहां पे मिनिस्ट्रियल लेवल पे पार्लियामेंटेरियंस का डिस्कशन, उसमें आप प्रोफेशनल्स को एंगेज कर देंगे तो उनका सारा काम इसी पे निकल जाएगा कि वो वॉलंटरी वर्क उनका खत्म नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग जिस तरह से हो रही है, बैनुल-अक़वामी मार्केटें तलातुम का शिकार हैं। देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन पाकिस्तान मार्केट, हाउएवर नॉट फुली। मैं जानने की कोशिश करता हूँ एहसन मेहनती साहब के साथ। एहसन मेहनती साहब, अमूमन ट्रेंड ये होता है कि ये डिस्कनेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स और पाकिस्तान की मार्केट के दरमियान, और मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि माजी के अंदर जब हुआ था फिर एकदम हमने देखा कि मार्केट बढ़ गई तवक्को और उम्मीद से ज़्यादा। तो एनेमली एग्जिस्ट तो नहीं करती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इस वक्त बहुत तलातुम में अजीब नशेब व फराज आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि कुछ मार्केट्स के अंदर प्रेशर भी है और दुनिया भर की मार्केट्स का जो है पाकिस्तान मार्केट बैक पड़ता है, बट हमारे फॉरेन आउटफ्लोज इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब जब हम देख रहे हैं डेटा तो वो फॉरेन इनफ्लोज पे फोकस कर रहा है। यानी कि दुनिया भर की मार्केट्स अगर प्रेशर में भी होती हैं तो हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसकी मेजर वजह यह है कि जो मार्केट है वो काफी कम मल्टीपल्स पर है, अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही थी, और फिर जाहिर है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड्स भी बहुत अच्छी थी, तो डिविडेंड्स अच्छे मिलते हैं। तो वो जो इन्वेस्टर्स ट्रेजरी बिल से निकले हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि जाहिर है ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स अब जो है वो सिंगल डिजिट्स की तरफ आ रही हैं ग्रेजुअली, और जाहिर है अब ये जो इक्विटी मार्केट्स है वो ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही थी और मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर तो फॉरेन इनफ्लोज हैं, और पाकिस्तान मार्केट में वो अनसर्टेनिटी नहीं है जो ग्लोबल मार्केट के अंदर इस वक्त देखी जा रही है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आप मुझे ज़रूर समझाइएगा कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अभी जो कैफियत है हिजान की, कन्फ्यूजन की,
डू यू थिंक कि ये रिजॉल्व हो जाएगा या चाइना इसी तरह शॉक्स देता रहेगा? क्योंकि चाइना भी ज़ाहिरी बात है चाह रहा है कि अपने रोल को, अपनी प्रोमिनेंस को एज एन इकोनॉमिक पावर शो करे। और आपको पता है उन्होंने क्या किया, सारा मीडिया बता चुका है, इसलिए दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कितने अरसे ये जारी रहेगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पहले तो ट्रंप के आने के बाद जो उनकी फर्स्ट स्पीच थी जिसके अंदर उनके टैरिफ्स की बात थी, उन्होंने कहा कि जी वो चाइना की तरफ टैरिफ और कैनेडियन टैरिफ और ये सारे टैरिफ के बाद दुनिया भर की मार्केट्स वन साइड पे गिरी हैं। और उसकी रीजन यही था कि जाहिर है टैरिफ बढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उन इकोनॉमीज का इम्पैक्ट करता है और फिर जाहिर है उनकी मार्केट्स भी गिरी। सेकेंड इम्पैक्ट जिस तरह आप बता रहे हैं वो चाइना की एआई रिलेटेड जो ग्रोथ है उसको लेके है कि दुनिया भर की मार्केट्स ये समझती हैं कि सारी मार्केट्स जो हैं वो चाइना के करीब करीब जो है वो उसका नुकसान उन दुनिया भर की मार्केट्स को होगा और चाइना जो है उसके अंदर एज लेगा। तो जाहिर है चाइनीज मार्केट उसमें पॉजिटिव होती है और दुनिया भर की मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स यानी कि वेस्ट की जो मार्केट्स हैं उसमें प्रेशर देखा गया है। और आई थिंक कि इसका मेजर रीजन ये भी है कि वहां पे अनसर्टेनिटी है कि ट्रंप के एक्शंस क्या होंगे अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर। और पाकिस्तान का भी इसको इम्पैक्ट पड़ा है कि यूएस एड पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई है और वो भी जो है वो रुपी की इंस्टेबिलिटी जो हमने पिछले वीक देखी थी और रुपी के अंदर वीकनेस देखी थी उसके अंदर यूएस एड का बंद होना भी जो है मेजर रीजन है। तो पाकिस्तान मार्केट पे भी एक तरह से उसका जो इम्पैक्ट है वो लास्ट वीक 2 या 3 दिन आया है, लेकिन इस भी नजर आया है। और जाहिर है अभी आज कम से कम मार्केट जो है वो रोबस्ट है, पॉजिटिव है और उसकी वजह यह है कि मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में थी और फिर जाहिर है रोल ओवर वीक है तो कुछ बाइंग एक्टिविटी भी तो होती है। तो मार्केट जो है एक अनसर्टेनिटी का जो है उस पर रुझान इस वक्त है पाकिस्तान मार्केट पे। लेकिन जो फॉरेन, क्योंकि मैं थोड़ा फॉरेन मार्केट्स के बारे में बात करूंगा, फॉरेन मार्केट्स के अंदर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनका कहना ये है कि ये बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा कि मार्केट मूवमेंट क्या होती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वहाँ पर वो लोग एकदम एब्जॉर्ब नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ पे कांस्टेंट डिक्लाइन का सिस्टम नहीं होता। डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा अपनी पोजीशन को रीइंफोर्स करती है मार्केट, फिर और डिक्लाइन की तरफ जाती है या अपवर्ड जाती है। तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त वेस्टर्न इन्वेस्टर्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है? जी बिल्कुल, मैच्योर्ड मार्केट्स हैं, 25 के मल्टीपल पे ये मार्केट्स हैं। हमारी मार्केट जो है पाकिस्तान की वो 5 के मल्टीपल पर है। तो इसका मतलब कि वो शेयर जो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 100 रुपए का है और अगर वो 500 का हो जाए तो वही शेयर जो पाकिस्तान मार्केट में 100 रुपए का है वो यूएस मार्केट में 500 का है। तो वहां पर तो जाहिर है अनसर्टेनिटी रहती है और उन मार्केट्स के अंदर प्रेशर इसलिए भी है कि नई गवर्नमेंट आई है और उनकी जो नए नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हैं वो आई थिंक कि उनके जो एक्शंस हैं वो कोई बहुत मुस्बत नहीं है अपने पीयर्स के साथ जो इससे पहले जो है उनके पार्टनर्स थे। यानी कि उनके कंडीशन, कैनेडियन कंडीशन भी बेहतर नहीं है, चाइना कंडीशन भी बेहतर नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी सी है कि यूएस एक्शंस क्या होंगे अपने सिटीजन्स के लिए और फिर ऐसे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से किस डायरेक्शन को लेती है, उसकी एक अनसर्टेनिटी है जो कि ग्लोबल मार्केट्स को, यानी कि वो खुश भी नहीं है, यूरोप से भी खुश नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो ईस्ट से भी खुश नहीं है, तो वो अब सऊदी अरेबिया से भी खुश नहीं है। तो जाहिर है वो सारा जो है उनका जो मामला है वो सारा हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस अब दोबारा बढ़ना शुरू हुई हैं। तो आई थिंक कि हमारा पाकिस्तान इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उस पर भी वो इम्पैक्ट करी है। जाहिर है ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारी लोकल प्राइसेस भी बढ़ेंगी। जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आया था वो सरप्लस होपफुली हमें उसको सरप्लस नजर नहीं आने वाले वक्तों में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक यू आर राइट कि ये दुनिया भर की मार्केट्स हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसका पाकिस्तान मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और प्राइमरीली इम्पैक्ट इसका हमारा करंट अकाउंट नंबर्स पे आएगा, क्योंकि यूएस एड जिस तरह मैंने कहा वो बंद भी है और साथ में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है। अच्छा, ये इसमें देखें आपने जो बात की इसमें बड़े मजे की चीज हुई, यानी मार्केटें जो गिरी उसके बाद गोल्ड मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ आया है। मैं करेक्ट? ये बिल्कुल वो रिस्क से रिलेटेड है। तो रिस्क बढ़ता है तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ी है इंटरनेशनल। और आई थिंक कि जो पाक रुपी है उसके अंदर उसका भी रोल है कि रुपी काफी ज्यादा प्रेशर में आया जब यूएस एड बंद हुई। जाहिर है ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस के अंदर इजाफा आया। अच्छा, इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जाएगी और इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के स्टेप्स होंगे, लेकिन मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, नहीं?
जी बिल्कुल, आई थिंक ये क्रिप्टो की तरफ जा रही है। ज़ाहिर है क्रिप्टो की प्राइसेज़ बढ़ रही हैं दुनिया भर के अंदर, तो गोल्ड प्राइसेज़ भी उसको उसका फॉलो ऑन इम्पैक्ट है। दूसरी बात ये है कि क्रिप्टो की प्राइसेज़ तो ट्रम्प के आने के बाद या ट्रम्प के आते ही बढ़ी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच के बाद ही जो है गोल्ड प्राइसेज़ ने सर्ज लिया है और उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है वो रिस्क जो ग्लोबल रिस्क है वो बढ़ा है, अच्छा भी बढ़े। तो ये सारे जो पहले कैसराइयाँ थी कि ट्रम्प के आने के बाद वॉर्स बंद हो जाएँगी, होपफुली ये कुछ कुछ उस तरीके से नहीं जा रहा है। अगर रशियन साइड पर भी आप देखें, यूक्रेन की साइड पर भी देखें या फिर गाज़ा की साइड पर भी देखें, तो ये एक अनसर्टेनिटी इस वक़्त भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा पीस को मेंटेन करना। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो अब आपने बताया डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसी के मुतालिक बात हो रही है, हम अपनी लाएंगे, लेकिन ये तो आइडियल मोमेंट है कि हम अपनी लाने के बजाय हम अपने आप को पैक कर लें, क्योंकि देखें माजी के अंदर हमने देखा है कि हमारी अभी तो खैर चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, आपको पता है, लेकिन किसी दिन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं और माजी में हुई भी हैं। ये बातें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है मीडिया के ऊपर, आप भी चीज़ों को समझते हैं, वो लोग जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल रुपी टर्म्स के अंदर खुद को क्वांटिफाई करके डिजिटल करेंसी की तरफ देखना, आई थिंक ये एक प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है, मेरा ऐसा ख्याल है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। देखिए, यू आर राइट कि हमें जो है वो इस वक्त डिजिटल करेंसीज के लिए काफी ज्यादा मोहतात रहना चाहिए और उसकी वजह यही है कि ये इसमें ओवरनाइट जो है इकोनॉमीज अपने डेट से निकल आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रम्प की अपनी वर्थ देखें तो वो 70 टू 80 बिलियन डॉलर जो है वन नाइट के अंदर वो बना गया और पाकिस्तान का जो डेट है वो तकरीबन 130 बिलियन डॉलर है। तो ये करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है मोस्ट पोटेंशियली अगर ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी जेन्युइनली कोई अगर इसको लेकर आ जाए तो हो सकता है कि हम अपनी डेट फ्री भी अपनी इकोनॉमी को ओवरनाइट कर सकते हैं। जिस तरह से एक इंडिविजुअल ने अपने आप को डेट फ्री कर लिया तो यहाँ पे इकोनॉमीज भी उसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकती है। तो आई थिंक ये एक अच्छी इसमें इंसाइट के साथ इस मुल्क को जो है कर्जों से भी निकाला जा सकता है और जाहिर है ये करेंसी हम फिर बाद में चाइना को भी बेच सकते हैं क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर उसमें क्रिप्टो करेंसी की चाइना खुद है। तो आई थिंक ये अच्छे लोग जो हैं या हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो हमें काफी ज्यादा जो है फरोग दे सकती है हमें डेट फ्री करने में आने वाले वक्तों में। तो आई थिंक वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखना चाहिए कि आगे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज जो है मादनियात की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स आए उनकी तरफ से यूएस बेस्ड उनकी कमिटमेंट से पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैमाने पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स करेंगे। आई थिंक कि हमें वो भी देखना चाहिए कि हमारे जो माइनिंग एसेट्स हैं वो भी अच्छा हमें इनपुट दे सकते हैं। तो देयर इज अ पॉजिटिव इनसाइट, सिल्वर लाइनिंग मौजूद है। हमें देखना है कि वक्त के साथ हम इसको क्रिप्टो को और फिर आईटी इंडस्ट्री को कैसे यूटिलाइज कर लेते हैं ताकि हम अपने डेट को जो है वो रिड्यूस कर सकें और रुपये को स्ट्रेंथन कर सकें। और जाहिर बात है ये अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करें ऑन ए मोर ब्रॉडर प्लेटफॉर्म, क्योंकि ज़रूरत भी है आजकल के हालात वाक़यात के अंदर। और आई थिंक गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर सजेशंस एज वेल, दे आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ पॉलिसी एज पर व्हाट आई हैव रेड out of that. I'm sure you may have gone through it as well because the focus is on the digital economy and digital wallets are already there in Pakistan which are working only basically on settlements because most of these mobile wallets that are there, I think they must be using some system of settlement. खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ फिर वही मौजूद डिस्कस करूँगा छोटा सा। सर बात ये है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर हमने फोकस आज रखा हुआ है, मैं आपके साथ फिर वही बात करूँगा। दूसरा साल चढ़ गया सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें चलो एक ही चीज़ सर्टन है कि एसओईज के जो डिविडेंड्स हैं, डू यू थिंक दोज डिविडेंड्स विल बी इनफ टू कवर सच ए ह्यूज अमाउंट? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली वी आर इन अ डेट ट्रैप और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है हमारे आईएमएफ भी पीछे लगा हुआ है कि कलेक्शन को हम अपने बढ़ाएं और वो कलेक्शन बढ़ नहीं रही है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर नहीं है। अब आई थिंक कि हमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा इस वक्त हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है एसओसी की प्राइवेटाइजेशन से कुछ एक्सपेक्ट करना जाहिर है। अब ये तो हम पेंडा बॉन्ड्स की तरफ भी जो है फोकस अच्छा, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन, कैन गवर्नमेंट ऑफलोड देयर शेयर्स इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस? मतलब दे मस्ट बी, आई एम नॉट रियली प्रिवी कि वो किस तरह से होता है, पर जहां पीआईए को प्राइवेटाइज करने निकले थे, can they just offload a small portion of their shares in profitable state owned enterprises?
देखिए दे कैन ऑलवेज ऑफलोड, और आई थिंक कि उसकी वैल्यूएशन इंप्रूव भी है कैपिटल मार्केट में। देखिए इसको इससे पहले हमने 25 के मल्टीपल पे तो नहीं, लेकिन तकरीबन 15 के मल्टीपल पे ऑफलोड जरूर किया है ओजीडीसी को हमने। लेकिन कहने का मकसद ये कि हमारी मार्केट जो है 3 टाइम यहाँ पे जो प्राइस है, अगर ओजीडीसी की 200 है प्राइस, तो फॉर एग्जांपल 600 पे इसको ऑफलोड करे तो आई थिंक कि वो वर्थवाइल है कि जो हमने एसेट, हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, उसकी हम ट्रू वैल्यू उसको ऑफलोड करें। और जाहिर है ऐसे हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं, चाइनीज इन्वेस्टर हैं, सऊदी इन्वेस्टर हैं, जो 600 रुपए पर ओजीडीसी को ले लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्राइसेस काफी कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई भी ऑफलोडिंग है उसमें हमें परमिशन लेनी पड़ी है आईएमएफ से। तो आईएमएफ बहुत ज्यादा कीन नहीं है कि ये हम कोई ऑफलोडिंग जाकर सऊदी इन्वेस्टर्स को कर दें, क्योंकि जाहिर है वो तो उनके अपने एसेट्स हैं जिनको वो प्लेज या सोचते हैं कि कल को पाकिस्तान पैसे नहीं दे सका तो हम ओजीडीसी ले लेंगे। तो कहने का मकसद ये कि अभी वो जो टाइम्स हैं वो सिमिलर टाइम्स नहीं है। इससे पहले वो खुद हमें रिकमेंड करते थे कि हम सऊदी इन्वेस्टर को या कोई ऐसा फंड बना लें और वो फंड में जो है वो सऊदी डॉलर्स लेकर और फिर इस तरह से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बिल्टअप करें। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इस वक्त लेंडर है वो हमें कोई परमिट नहीं कर रहा कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हम जाकर सऊदीया को दे दें। और आई थिंक जब तक वो तरह से परमिशन नहीं देता तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना था, मुझे वाजे नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपकी इस चीज़ के ऊपर थोड़ी नज़र भी है और किसी दौर के अंदर आप इन चीज़ों को देखते भी रहें। क्या इन्वेस्टमेंट हाउस, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाउस पाकिस्तान में काम कर रहा है बड़े स्केल पे, जिसका पोर्टफोलियो $1 बिलियन से ज़्यादा हो कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट? देखिए कैपिटल मार्केट में $1 बिलियन तो नो, 300 बिलियन का तो नहीं कोई इन्वेस्टमेंट हाउस की वर्थ है इस वक्त। बट सर्टेनली उसके 10% वर्थ तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट हाउस की 10% तो नहीं, 5% वर्थ की इस वक्त इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं। लेकिन जाहिर है वी आर टू स्मॉल टू डिस्कस कि हमारी कोई इतनी ज्यादा कॉर्पोरेट जो है वो स्ट्रेंथ इस वक्त नहीं बन पा रही है, क्योंकि कैपिटल मार्केट 5 के मल्टीपल पे इस लेवल पर जाती, $1 बिलियन की कंपनी जो है फॉर एग्जांपल जो है वो स्पेशली इन्वेस्टमेंट साइड पर कोई प्रोब कर सके। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो सर्टेनली इन कॉर्पोरेट्स के अंदर है और वो इनडायरेक्टली जो है कैपिटल मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग करती हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज में। और जो आपका सवाल था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बिक सकती हैं, तो आंसर इज बिक सकती हैं। बट जाहिर उसमें हमें आईएमएफ की परमिशन लेने की जो है वो जरूरत है और उनको एक अच्छा प्लान देने की जरूरत है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हम अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो वो दे कुड अलाउ अस कि हम वो उसको सऊदी इन्वेस्टर को सेल कर दें या फिर यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स को भी सेल कर दें। नहीं, तो इन्होंने तो मार्केट बेस्ड सोल्यूशन दिया था कि हम मार्केट के जरिए आम जो मतलब यह कि खुले आम लोगों को बेच सकते हैं, यानी हमें स्पेसिफिक ग्रुप्स को देने की ज़रूरत नहीं है, बंडल अप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मार्केट के ज़रिए हम फंड्स जनरेट कर सकते हैं। तो आपके ख्याल से क्या मार्केट के ज़रिए भी फंड जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि माजी के अंदर आप इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी रहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? देखिए यू आर राइट कि मार्केट के अंदर भी दिए जा सकते हैं, बट अगेन मैंने जिस तरह से कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इनकम नेट क्या ज्यादा होगी उसके अंदर, कि वो हम जो है उसको अकाउंटिंग फॉर उसकी कर सकें। क्योंकि मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि हमारी जो मार्केट है वो 5 के मल्टीपल पर है। तो इस वक्त 5 के मल्टीपल पर उस कंपनी को बेचना जिसको इससे पहले हम 15 के मल्टीपल पे बेच सकें, तो आई थिंक कि ये इतना वायबल सोल्यूशन ये टेबल पर आता है तो वैसे भी रिफ्यूज हो जाता है। उसकी एक वजह ये कि ओजीडीसी की ट्रू वैल्यू है 600 रुपए आज की अर्निंग के हिसाब से और मार्केट प्राइस उसकी 200 रुपए। तो जाहिर है गवर्नमेंट अगर बेचने आती है तो उससे खरीदेगा जो वो 200 रुपए का खरीदेगा, बट गवर्नमेंट को सेल करना है 600 रुपए का। तो फॉर एग्जांपल ये किसी फॉरेन इन्वेस्टर को ही सेल किया जा सकता है, तो ये वायबल सोल्यूशन बनता नहीं है, जिसकी वजह से ये फिर इसकी जिसकी वर्थ जो है फॉर एग्जांपल 600 है उसको 200 में बेच के आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब जाहिर है ये तो इस तरह से तो पूरा जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो तो नहीं अचीव होती। गवर्नमेंट को उतने नहीं फंड। मैं चाहता तो ये था कि आपके साथ मजीद बात होती इस मौजू के ऊपर, लेकिन क्या करूं, आगे आने वाले दिनों के अंदर ही अब इसको आगे लेकर चलूंगा। आपका शुक्रिया, आप शो में मिलूँ एक छोटी सी अहम मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही थी और मैं बुनियादी नुक्ते की तरफ दोबारा से आता हूँ। वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर अब हमने अगर रेवेन्यू कलेक्शन करनी है तो क्या अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। देखिए मैं इस बात पर तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि सही अप्रोच अडॉप्ट की गई और बड़े कारोबार जो हैं उनको टारगेट किया गया। ताहम इस वक्त ये भी देखने की ज़रूरत है कि इसके साथ साथ हमें वॉच करना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ा हिस्सा अनटैक्स्ड है, जो सैलरीड क्लास नहीं है। प्लीज़ सैलरीड क्लास के पीछे मत पड़ो आप, जो सैलरीड क्लास नहीं है, अनटैक्स्ड पूरा का पूरा बड़ा पूल डोमेस्टिक इकोनॉमी, उसको भी तो ज़रा जाकर आप देखो, चेक करो कि वो क्या कर रहे हैं। उनसे कोई पूछ ले, कोई बात कर ले,
उनकी कोई नेट सेल्स पूछ ले, उनकी कम से कम कोई चेक एंड बैलेंस क्रिएट हो जाए, उसके ऊपर भी तो फोकस किया जाए। और अगर आप उन पे फोकस नहीं करना चाह रहे या आप सिर्फ ईज ऑफ कलेक्शन पे या आसानी पे फोकस करना चाह रहे हैं तो वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। यहां पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।